हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज मैं आपको जीएसटी का रिवीजन कराने वाला हूँ। ठीक है, क्लास 11th आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। सो फटाफट से शुरू करते हैं कि जीएसटी में क्या क्या पढ़ना है हमको और क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती है इस पर। देखो, इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हैं, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसमें जनरल एंट्रीज पूछी जाती हैं आपसे कि बेटा जनरल एंट्री पास करके दिखाओ, राइट, कि जनरल एंट्रीज में आप जीएसटी का इम्पैक्ट कैसे लोगे, राइट। तो वो सारी चीज़ें हमको समझनी होती है। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है आप ये भी ध्यान रखना, और सारी चीज़ें मैंने नोट्स में लिख रखी है। फटाफट से आप स्क्रीन की तरफ देखो, अपनी ईयरफोन्स कनेक्ट करो और अपने नोट्स अपने सामने रख के बैठ जाओ, राइट। चलो, व्हाट डू मीन बाय जीएसटी बेटा। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। जीएसटी के बारे में क्या बोला गया, जीएसटी के बारे में बोला गया सर जीएसटी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स बोला गया है, कॉम्प्रिहेंसिव, मेरे साथ बोलना, ठीक है। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स लिमिट ऑन द सप्लाई, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वर्ड क्या है, सप्लाई। सप्लाई बोला गया, सेल नहीं बोला गया है। सप्लाई की बहुत बड़ी डेफिनेशन होती है, इसी के अंदर ही सेल आता है, इसी के अंदर ही एक्सचेंज आता है, बहुत सारी चीज़ आती है। तो सप्लाई एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ सेल नहीं बोला, सिर्फ सप्लाई वर्ड यूज़ किया, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, पहला वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा लेवी करता है ऑन सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, एक्सेप्ट ऑन एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। देयर आर कुछ एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज होती है जिसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, राइट। वो क्या होती हैं उसके लिए अलग से कहीं ना कहीं लिस्ट दे रखी है, तो वो आपको नहीं पढ़नी है बेसिकली, बस आप समझ लिए कुछ चीज़ों के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है, राइट। क्या याद रखना है बेटा आपको याद रखना है जीएसटी केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। जीएसटी कब आया था, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया था, इस डेट को आपको याद रखना है, राइट। और इसके आने से हुआ क्या था, इसने रिप्लेस किए थे बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस, जिसको हम बोलते थे मल्टीपल कास्केडिंग टैक्सेस, ध्यान रखना, राइट। कौन कौन लगाता था टैक्सेस को, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाते थे, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। वो कौन से थे जिनको रिप्लेस किया था, देखो लास्ट में हमको एक टॉपिक मिलता है, इसको हम बोलते हैं टैक्सेस टू बी सबज्यूम्ड। यानी जीएसटी के आने से ये सारे जो टैक्सेस लगते थे, ये सारे टैक्सेस हट गए। कौन कौन से टैक्सेस, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। वैट, पहले वैट लगता था, राइट, ऐसा लगता था। सर्विस टैक्स लगता था, राइट, मोटा मोटा। एक्साइज ड्यूटी लगता था। सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। सीवीडी, एसईडी, ठीक है, कस्टम बिलिंग ड्यूटी, ये सब चीज़ें लगती थी। ये सब चीज़ें हटा दी गई, राइट। इन सब चीज़ों को हटा के, इन सारे टैक्सेस को हटा के गवर्नमेंट एक टैक्स लेके आया, उसको बोलते हैं जीएसटी, राइट। ओके सर, समझ गए बात को। फिर जीएसटी कौन लगा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जीएसटी कौन चार्ज करता है। तो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, जीएसटी कौन चार्ज करता है। जीएसटी चार्ज बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। सर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर का मतलब कौन होता है, देखो मान लीजिए आप एक सेलर हो, ठीक है, आप एक सेलर हो, तो सिर्फ आप सेलर हो इसलिए आप जीएसटी नहीं लगा सकते, राइट। जीएसटी चार्ज करने के लिए आपको रजिस्टर होना ज़रूरी है। सर कहाँ रजिस्टर है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ता है। सर कब रजिस्टर करना पड़ता है, देखो आप चाहो तो वॉलंटरी भी रजिस्टर कर सकते हो, वॉलंटरी और मैंडेटरी। मैंडेटरी कब, जब आपकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चली जाती है। टर्नओवर का मतलब है सेल्स, ठीक है। ये एक बेसिक लिमिट है कि अगर कोई इंसान सेल कर रहा है, कोई गुड्स बेच रहा है, ठीक है, और गुड्स की वैल्यू जो है वो 20 लाख से ऊपर चली जाती है, तो उसे जीएसटी में रजिस्टर कराना पड़ता है। देखो और भी लिमिट्स होती हैं बट आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, बहुत सारी लिमिट्स होती हैं, लेकिन आपको एक बेसिक लिमिट याद रखनी है कि 20 लाख, ओके। वॉलंटरी क्या है, वॉलंटरी का मतलब सर मैं मेरी टर्नओवर 20 लाख से कम है, लेकिन फिर भी मैं अपने आपको जीएसटी में रजिस्टर करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, यस। गवर्नमेंट मना नहीं करेगी आपको, गवर्नमेंट के टैक्स दे रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना जीएसटी कस्टमर से वही चार्ज करता है जो रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर चाहे वॉलंटरी हो चाहे मैंडेटरी हो, कैसे भी हो रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। फिर देखो, अब जीएसटी के गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 5 टैक्स स्लैब्स, ठीक है। टैक्स स्लैब्स होते हैं, राइट। कौन कौन सी गुड्स के ऊपर कितने के टैक्स लगेंगे, देखो अभी ये टैक्स स्लैब्स चेंज भी हो गए, बट अभी आपके लिए एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। 0%, 5%, 18% एंड 40%, राइट। ये टैक्सेस, ये स्लैब जो है न्यू वाले हैं, जो लेटेस्ट वाले स्लैब रेट्स हैं, राइट। ये आपके चेंज हुए थे अभी सितंबर में, राइट। तो ये नए वाले स्लैब रेट्स मैंने डाले हुए हैं आपको, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज है, ओके। ये आपके 4 स्लैब्स हैं जो अभी चलते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ों के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। देखो यहाँ पे लिखा था ना एक चीज़, एक्सेप्ट एग्जेम्प्टेड गुड्स। मैं एग्जेम्प्टेड की बात नहीं कर रहा, एग्जेम्प्टेड की अलग से लिस्ट होती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। जैसे ध्यान से देखना, पहला है
पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोल, ठीक है, इनके ऊपर नहीं लगता, पेट्रोल के ऊपर नहीं लगता। मोटर स्पिरिट, ठीक है, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। पेट्रोल हो गया, मोटर स्पिरिट हो गया। एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ATF को बोलते हैं। एविएशन टर्बाइन होता है जो एयरप्लेन में पड़ता है, उसको बोलते हैं ATF। डीजल वगैरह इस पर एप्लीकेबल नहीं होता। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, अल्कोहलिक लीकर, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो आप कंज्यूम करते हो, जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो पेट्रोल के ऊपर, मोटर स्पिरिट के ऊपर, ATF के ऊपर, इनके ऊपर GST एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, फिर क्या रखना है आपको, रखना है GST इज नॉट चार्ज बाय द अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर, यानी ऐसा पर्सन जिसने आपको रजिस्टर नहीं कर रखा वो GST चार्ज नहीं कर सकता। और अगर आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर भी हो लेकिन गुड्स आपने खुद नहीं कंज्यूम कर ली, यानी अल्टीमेटली कौन बेयर करता है GST का बर्डन, कंज्यूमर बेयर करता है। तो अगर आपने GST खुद ही कंज्यूम कर ली तो उसके ऊपर आप GST चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि हाउ डज द GST सर्विस वर्क, ये मेरे को समझाया हुआ, आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा मोटी मोटी चीज़ें क्या है इसके अंदर। बेसिकली मैं बताया कि अगर गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर जो GST लगाएगा उसको बेनिफिट मिल जाएगा, आगे से बेचेगा किसको, सर्विस प्रोवाइडर को लेट से, या रिटेलर को बेचेगा, ठीक है। रिटेलर क्या करेगा, आगे कंज्यूमर को बेचेगा। तो अल्टीमेटली GST कौन भरेगा, गवर्नमेंट को कौन देगा, कंज्यूमर देगा, राइट। अल्टीमेटली कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबल है, देखो यहाँ लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग GST इज कंज्यूमर। ये जो मैन्युफैक्चरर GST चार्ज करेगा रिटेलर से, उसका बेनिफिट मैन्युफैक्चरर को मिल जाएगा, रिटेलर को मिल जाएगा, लेकिन कंज्यूमर को नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेयर करना पड़ता है। ओके, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GST। सर पहला है GST इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसने बहुत सारे टैक्सेस को हटा के एक नया टैक्स लाया था, इसको बोलते थे कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, यानी 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक नया टैक्स लेके आए थे। जैसे एग्जाम्पल दिए थे हमने ना, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। GST इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। सर याद रखना, इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है कि जब आप मान लीजिए आपकी कोई चीज़ है 100 रुपये की, आपने उसमें प्रॉफिट अपना ऐड किया 50 रुपये का, तो कितना हो गया, 150 रुपये का। तो अब इसके ऊपर GST आप लगाओगे, तो ये जो जितनी जितनी आप ये वैल्यू ऐड करी ना आपने, जितनी जितनी आप वैल्यू ऐड करते जाओगे उतना उतना आपका GST भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अगर आपने वैल्यू ऐड करी 100 रुपये, तो आपका GST भी बढ़ जाएगा 100 रुपये से, इसलिए इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। अगर आप अपने गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं करोगे तो GST में भी इंक्रीज नहीं आएगा, टैक्स भी सेम रहेगा, टैक्स में कोई भी इंक्रीज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप GST की वैल्यू बढ़ाते हो, सॉरी गुड्स में वैल्यू बढ़ाते हो, तो GST भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। GST कैन बी कलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, बिल्कुल ठीक बात है। GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जस्ट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब मान लीजिए एक सेलर है, एक बायर है, राइट। बायर है लेट्स से उड़ीसा का, राइट, और सेलर है लेट्स से दिल्ली का, राइट। तो जो GST लगेगा वो लगेगा इस बेस पे कि गुड्स जा कहाँ रही हैं, गुड्स कहाँ जा रही है, उड़ीसा में लगेगा। तो अगर उड़ीसा में जा रही हैं गुड्स, तो दिल्ली और उड़ीसा एक डिफरेंट स्टेट है और इनके ऊपर लगेगा IGST। इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी जहाँ गुड्स जाएंगी वहाँ के हिसाब से टैक्स लगेगा, राइट। इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। फिर है GST से सप्लाई बेस्ड टैक्स। सप्लाई का मतलब जब आप गुड्स बेचोगे, का एक्सचेंज करोगे, बहुत सारी चीज़ें सप्लाई की डेफिनेशन में आती है। फिर है इनपुट टैक्स रेट। इनपुट टैक्स रेट का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि जब आप गुड्स बेचोगे बिजनेस टू बिजनेस, इसको बोलते हैं B2B ट्रांजेक्शन्स, राइट। जब ट्रांजेक्शन होंगी B2B, बिजनेस टू बिजनेस, तो जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है, उसने गुड्स बेची रिटेलर को, तो रिटेलर ने 10 रुपये का GST पे किया, इस GST का उसको मिलेगा बेनिफिट, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी जो भी GST बिजनेस वाला पे करेगा उसका इसको मिलेगा इनपुट, ठीक है। वो होता है एसेट, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। और इनपुट का यूज़ करते हैं हम आगे से आउटपुट में सेट ऑफ करने के लिए। फिर GST कलेक्टेड, जो GST आपने कलेक्ट किया होगा वो GST आपकी इनकम नहीं है, आपकी लाइबिलिटी है, ये तो हमको पता ही होगा, बिकॉज हमें आगे गवर्नमेंट को देना होता है। फिर डुअल स्ट्रक्चर पता है ना हमको कि CGST और SGST, मतलब जो GST लगता है उस पर दोनों लोगों का हक होता है, कुछ CGST का और कुछ SGST का, ठीक है। तो अगर सेम स्टेट की गुड्स हैं तो CGST और SGST लगता है, और डिफरेंट स्टेट की गुड्स हैं तो उस पर IGST लगता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डुअल स्ट्रक्चर्स, राइट। उसके बाद टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर बहुत सिंपल है, हम चाहते थे कि हमारी जो नेशन है वन नेशन वन टैक्स का लोगो बनाया, ठीक है। हमने एक स्लोगन रखा कि भाई वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, तो इसलिए वन नेशन वन टैक्स बनाया गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारी कंट्री एक है तो हम टैक्स भी एक ही रखेंगे,
उसके बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग का बिजनेस का मतलब है पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे तो लोगों को बिजनेस करने में प्रॉब्लम होती थी, कंप्लायंस बहुत ज़्यादा था, बहुत सारी चीज़ें और भी थी, तो बिजनेस कर नहीं पाते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है टैक्सेस को कम करते हैं, मतलब सिंपल करते हैं ताकि बिजनेस करने में लोग ज़्यादा ध्यान दें और टैक्सेस का कंप्लायंस करने में कम। अट्रैक्टिंग एफडीआई। एफडीआई का मतलब क्या होता है बेटा? एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब आपके कंट्री में लॉस सिंपल होंगे, सिंपलर होंगे, स्ट्रक्चर बहुत नॉर्मल होगा, ठीक है, जॉब समझना आसान होगा, तो वहाँ पर फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं। इन्वेस्ट करने से क्या होता है? इंफ्रा बनता है। तो इसलिए जब हमने अपने लॉ को सिंपल किया तो एफडीआई बढ़ा हमारा। रिड्यूस टैक्स इवेजन। हमने एक सिस्टम चेंज किया जहाँ पर सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। अब हर चीज़ दिखती है, किसने किससे गुड्स खरीदी, किसने गुड्स को गुड्स बेची, कितनी खरीदी, तो उससे क्या हुआ? टैक्स इवेजन बच गया, राइट। तो इसलिए क्या हो रहा है कि आप देखो यहाँ की सारी रिटर्न्स जो होती हैं, जीएसटी रिटर्न्स, वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती है। तुम्हें पता लगता है कि किसने किससे परचेज किया, किसने किसको सेल किया, तो इससे टैक्स का इवेजन कम हो गया। देन हमने डिक्रीज करी इन कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स को कम कर दिया। कॉस्ट कैसे कम हो गया? इसको बोलते हैं रिमूविंग द कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स। इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। पहले क्या होता था? टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था तो उससे गुड्स का प्राइस बढ़ जाता था, लेकिन जीएसटी के आने की वजह से टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, यानी कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड्स कम हो गई, ठीक है। और क्या फ़ायदा हुआ सर? और हुआ अपलिफ्टिंग इन जीडीपी। जीडीपी बढ़ी हमारी जीएसटी के लाने से, सेल्स वगैरह हमारी इंक्रीज हुई, नेट इनकम हमारी इंक्रीज हुई, तो हमारा जीडीपी भी बढ़ गया। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। सर कितने टाइप ऑफ जीएसटीज होते हैं? सर 4 होते हैं। सर 3 ही पढ़े थे, 4 होते हैं, चौथा पढ़ाया नहीं जाता हमको जनरली, राइट। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। सो यूटीजीएसटी ये पहली बार सुना है? नहीं। यूटीजीएसटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है। जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनके ऊपर लगता है। मान लीजिए यूटी टू यूटी सेल हो रहा है, ठीक है, यूटी टू यूटी सेल हो रहा है, तो उस केस में यूटीजीएसटी अप्लाई होता है, राइट। तो ध्यान रखना इस बात को। यूटी कौन से होते हैं? बहुत सारे यूटीज होते हैं। यूटी विदाउट लेगिस्लेचर, जैसे अंडमान एंड निकोबार हैं, आइसलैंड है, लक्षद्वीप है, लद्दाख है, दादरा नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, चंडीगढ़ है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, राइट। ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, ध्यान रखना इंट्रा स्टेट, राइट, ओके। फिर काइंड ऑफ जीएसटी कितने? सर 2 तरीके की जीएसटी होती है, ध्यान रखना, आपको देखना पड़ेगा इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। सर इंटर का मतलब समझते हो? इंटरकास्ट, समझे? तो इंटरकास्ट का मतलब होता है, इंटर का मतलब होता है डिफरेंट स्टेट, 2 डिफरेंट स्टेट, राइट। और इंट्रा का मतलब होता है सेम स्टेट, यानी बायर भी दिल्ली का, सेलर भी दिल्ली का, इसको बोलते हैं सेम स्टेट। और डिफरेंट स्टेट का मतलब होता है बायर यूपी का है, सेलर दिल्ली का, तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। अगर इंट्रा स्टेट है तो इंट्रा स्टेट में लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर इंट्रा स्टेट है तो उस पर लगता है आईजीएसटी। बात समझ के? बस ये पढ़ लेना आपको इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्या होता है, राइट। मैंने आपको लिख के दिया है इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई दोनों का मतलब क्या होता है। एक बार एग्जाम्पल देना, समझ जाओगे आप। फिर एक बात समझो, जो हम जीएसटी पे करते हैं इसको बोलते हैं सेट ऑफ, राइट, इसको बोलते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ में होता क्या है बेटा? ध्यान से समझो। सेट ऑफ के अंदर मैंने बोला कि जो भी आप आउटपुट कलेक्ट करते हो वो आउटपुट आपके लिए एसेट होता है। चलिए मान लीजिए आउटपुट आपके लिए लाइबिलिटी होता है। माई मिस्टेक, ठीक है। तो आपने जो आउटपुट कलेक्ट किया है कस्टमर से और आपके पास कुछ इनपुट पड़ा होगा, राइट। तो इनपुट हमारे लिए क्या होता है पता है ना? इनपुट एसेट होता है और आउटपुट क्या होता है सर? आउटपुट लाइबिलिटी होती है। तो गवर्नमेंट को हमें पैसे देने होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है नेट लाइबिलिटी, यानी आउटपुट माइनस इनपुट। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको बोलते हैं नेट लाइबिलिटी। ये हम सबने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, राइट। अब होता कैसे, ध्यान से समझो। जो भी इनपुट होगा वो आउटपुट के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। देख रहे हो आप? जो भी इनपुट होगा वो आउटपुट के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। तो पहले सेट ऑफ होता है अपने आप से, सेल्फ से। जैसे यहाँ पे देखो, इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ होगा आउटपुट आईजीएसटी के साथ, यानी ये भी आईजीएसटी, ये भी आईजीएसटी, यानी पहले खुद के साथ सेट ऑफ करना है। यहाँ पे देखो, इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, ये भी सीजीएसटी, ये भी सीजीएसटी, यानी खुद का सेट ऑफ खुद के साथ। देन है इनपुट एसजीएसटी, फिर है आउटपुट एसजीएसटी, यानी इसका इनपुट इसके साथ सेट ऑफ होगा पहले, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, यानी अपने साथ खुद सेट ऑफ होगा। चलो ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मानते हैं यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर 800 है, तो बैलेंस में 200 बच गया इनपुट, राइट। मान लीजिए इनका इनपुट 200 बच गया, तो अब अगर इनपुट 200 बच गया तो इस इनपुट को इसके सेट ऑफ करने के बाद आप इसका सेट ऑफ कर सकते हो, यानी सीजीएसटी का कर सकते हो, और फिर आप एसजीएसटी के साथ भी कर सकते हो। यानी
आईजीएसटी वो फेमस इंसान है जो खुद के साथ सेट ऑफ हो सकता है, सीजीएसटी के साथ हो सकता है, एसजीएसटी के साथ भी हो सकता है। समझे बात? यानी आईजीएसटी का इनपुट आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ तो हो ही सकता है, सीजीएसटी के साथ भी हो सकता है और एसजीएसटी, यानी इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके सर, इनपुट सीजीएसटी के साथ क्या ऐसा हो सकता है? देखो, इनपुट सीजीएसटी खुद के साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या वो आईजीएसटी का सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा क्यों? बिकॉज सीजीएसटी भी सेंट्रल का है, ये भी सेंट्रल का है, राइट? क्या इनपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी का सकता है? नहीं हो सकता। सीजीएसटी और एसजीएसटी इनका आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकता। इसके पास इनपुट है, इसके पास आउटपुट है, सेट ऑफ नहीं हो सकता। सिंपल बात है, इसलिए मैंने लिख के क्रॉस कर दिया यहाँ पे। सेम यहाँ पर भी देखो, क्या इनपुट एसजीएसटी खुद के साथ हो सकता है? सेल्फ, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये आईजीएसटी के साथ होता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये सीजीएसटी के साथ होता है? नहीं हो सकता। सीजीएसटी के साथ ये सेट ऑफ नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं सेट ऑफ। ये आप अपने चैप्टर जो आप पढ़ते हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर भी पढ़ोगे, राइट? तो जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ोगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट वाला, वहां पे भी ये क्वेश्चन में आता है, राइट? तो कैसे सेट ऑफ करना होता है? बिकॉज आपके पास कुछ इनपुट पड़ा होता है, कुछ आउटपुट पड़ा होता है, तो आपको इनपुट और आउटपुट में से एक सेट ऑफ करके दिखाना होता है, नेट नेट करके। क्लियर है? ओके, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया नोट में, ये भी पढ़ लेना आप, राइट? समझ लेना। फिर यहाँ पर बोला गया है कभी कभी आपको आईटीसी नहीं मिलता। आईटीसी का मतलब है इनपुट नहीं मिलता। कब नहीं मिलता? अगर आपने ऐसे इंसान से खरीदा है जो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, मतलब उसको जीएसटी चार्ज करने की पावर नहीं है, नहीं मिलेगा। सर बिल्डिंग की रिपेयर कराई, नहीं मिलेगा। फूड एंड बेवरेजेस कराया, नहीं कराया। मेंबरशिप फीस नहीं मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, डोनेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ये जो सारी सर्विसेज हैं, इट्स काइंड ऑफ पर्सनल नेचर एक्सपेंसेस, राइट? तो इनके ऊपर आईटीसी नहीं मिलता, राइट? रिवर्सल ऑफ जीएसटी पेड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी आपको वापस करना पड़ता है अगर आपने गुड्स आगे सेल नहीं करी तो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है परचेज रिटर्न, अगर आपने खरीदा और वापस भेज दिया तो आपके उसके ऊपर इनपुट वापस करना पड़ेगा। आपको डिस्काउंट मिल गया, इनपुट वापस करो। आप गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, ये देखो पर्सनल यूज, सैंपल, स्टोलन, या आपने स्टाफ को दे दिया वेलफेयर के लिए, सारी की सारी चीज़ें, इसको हम क्या बोलते हैं आपको पता है ना? बट वी कॉल्ड इज स्पेशल एंट्री, ठीक है? यानी आपने गुड्स को कंज्यूम कर लिया, कंजप्शन हो गया। अगर कंजप्शन हो गया तो यू आर बिकम अ कंज्यूमर, और कंज्यूमर के केस में जीएसटी का बर्डन कंज्यूमर के ऊपर आएगा, तो इस केस में आपको आपका इनपुट वापस करना पड़ेगा, ठीक है? सिमिलरली, तो इस तरीके से ये पार्ट होता है जीएसटी का। बाकी मैंने समझा दिया, बस जीएसटी में इतना ही पढ़ना है आपको। और एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं आरसीएम, इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। होता क्या है, कभी कभी जीएसटी जो है वो सेलर के ऊपर नहीं, बायर के ऊपर लगती है। इसका मतलब है, मान लीजिए मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, सर्विस प्रोवाइडर हूँ, ठीक है? आप कस्टमर हो, आपने हमसे एक सर्विस ली, तो कायदे से गवर्नमेंट को जीएसटी मुझे देना पड़ेगा, मतलब सर्विस प्रोवाइडर को कस्टमर से जीएसटी लेके गवर्नमेंट को जमा कराना था। बट इस केस में उल्टा है, इस केस में कस्टमर को सर्विस प्रोवाइडर से जीएसटी, मतलब सर्विस प्रोवाइडर को पैसे देके फिर जीएसटी खुद ही जमा करा के उस कस्टमर को, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जनरली कब होता है? लॉयर की फीस में, ठीक है? लॉयर, और भी केसेस होते हैं, बट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। लॉयर्स हो गए, राइट? तो लॉयर के ऊपर आरसीएम लगता है, यानी अगर आप किसी लॉयर से सर्विसेज लेते हो और आप बिजनेसमैन हो, राइट? तो बिजनेसमैन को जीएसटी खुद जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ना कि लॉयर जमा कराएगा, भले ही आप सर्विसेज लॉयर की ले रहे हो। इसको बोलते हैं आरसीएम। इसमें आपको खुद पे करना पड़ता है जीएसटी, ठीक है? और आप नहीं हो तो रजिस्टर करा के पे करो। अब एंट्री समझो, मैं कुछ एंट्री समझाता हूँ। देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? जनरल एंट्री आपको आनी चाहिए, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको इनपुट जीएसटी की एंट्री माननी हो। देखो क्वेश्चन बोला है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स assuming all transactions have taken place within the state of उत्तर प्रदेश, assume CGST 9%, SGST 9%, ठीक है? इसका मतलब है कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है विद इन स्टेट हुई है। पढ़ लीजिए, उत्तर प्रदेश।
अज्यूम CGST एंड SGST 99%, क्योंकि सेम स्टेटस CGST SGST दोनों लगेगा। पहली एंट्री कहती है मार्च 1 को, क्या कहती है, बॉट गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रॉस। मेहता ब्रॉस से आपने गुड्स खरीदी, ठीक है सर, तो एंट्री क्या होगी सर, गुड्स खरीदी हैं तो एंट्री होंगी परचेज अकाउंट डेबिट, am I राइट? राइट, मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, आप करोगे एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू मेहता ब्रॉस, राइट। अब मेहता ब्रॉस से जो हमने परचेज किया था वो 5 लाख का किया था, ठीक है, 5 लाख रुपए की हमने गुड्स खरीदी, लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि 5 लाख की गुड्स तो खरीदी आपने, लेकिन इसके ऊपर जो आप GST पे करोगे उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट GST। तो आप करोगे इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट। तो 5 लाख के ऊपर 9%, 9×5 = 45, ठीक है, 4,500 और 4,500, ठीक है, सॉरी 45,000, 45,000 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, टोटल हो गया 5 लाख, 45, 45, 90, यानी टोटल पैसा जो आप उसको पे करोगे मेहता ब्रॉस को, वो पे करोगे 5,90,000, समझे। इस तरीके से आप एंट्री करोगे, यानी आपने परचेज किया तो आप इनपुट डेबिट करोगे। डेबिट क्यों किया सर हमने, बिकॉज ये जो इनपुट है, ये जो इनपुट है ये वाला, दिस इज एसेट, राइट, तो एसेट को डेबिट कर दिया हमने, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप एंट्रीज करते हो। अब देखो अगली वाली एंट्री क्या करी हमने, गुड्स सोल्ड कर दी, सोल्ड 8 लाख टू मुंजल एंड कंपनी। अब सेल की एंट्री क्या होती है सर, मुंजल को बेचा है तो मुंजल इज रिसीवर, तो एंट्री कर दो मुंजल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल कितने की, 8 लाख की, लेकिन 8 लाख में हमें GST भी तो लेना है, तो 8 लाख पे 9% यानी 72,000 ले लेंगे, राइट। लेकिन वो जो GST आप कलेक्ट करोगे वो आउटपुट होगा, जैसे यहाँ पे देखो एंट्री करी होगी हमने सेल की, ये रही। डेटर से पैसे लिया आपने, डेटर को डेबिट कर दो टू सेल्स, ठीक है, और टू आउटपुट GST, यानी जो GST है वो कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी ये एंट्री विल बी सेम लाइक दिस, इस तरीके से ही। बस यहाँ पे एंट्री कैसे करोगे आप, एंट्री करोगे भाई आपने डेटर को प्रोवाइड किया, डेटर का नाम है मुंजल एंड कंपनी, तो मुंजल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, हम करेंगे सेल्स। सेल्स हमारी 8 लाख की है, क्योंकि हमें तो पैसा 8 लाख ही मिलेगा, लेकिन 8 लाख के ऊपर हम GST लेंगे मुंजल से, तो इनपुट नहीं, सॉरी माई गलती, टू आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। 8 लाख का 9% होता है 72,000, 72,000 और 72,000, तो ये कितना हो जाएगा, 17, 17, 1 40, 8 और 1 9,40,000 और 44, 9,44,000। समझ में आई बात आपको, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी होती है, जहां पर इनपुट होगा तो इनपुट डेबिट हो जाएगा और आउटपुट होगा तो आउटपुट क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट हो जाएगा सर, ये आउटपुट लाइबिलिटी है, राइट, दिस इज योर लाइबिलिटी, राइट। अब मान लीजिए हम तो सिर्फ इन्हीं दोनों एंट्री की बात करें, तो अब मैं जब गवर्नमेंट को पैसे दूंगा, नेट लाइबिलिटी कितनी है मेरी, मेरे को गवर्नमेंट को कितने पैसे देने हैं सर, मुझे 72,000 प्लस 72,000 हो गया 1,44,000, अब मेरे पास है कितना, 90। तो इस आउटपुट में से इनपुट को माइनस करने के बाद जो बचेगा, दिस इज कॉल्ड नेट लाइबिलिटी, वो मेरी नेट लाइबिलिटी कहलाएगा। यानी इस आउटपुट को सेटअप करने के बाद इस इनपुट के साथ जो मेरा बैलेंस बचेगा उसको मैं बोलूँगा नेट लाइबिलिटी, और नेट लाइबिलिटी में गवर्नमेंट को जमा करा देता हूँ, राइट। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इनको ट्राई करना, राइट। क्वेश्चंस अच्छे हैं, आप इनको ट्राई करना और फटाफट से एक बार GST को रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। और मुझे बताना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया और कुछ समझना होगा तो बताना, मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में डाल देना, ठीक है। और फिर आपको आगे कौन सा चैप्टर का रिवीजन चाहिए मुझे बताना, मैं आगे आपको और भी चैप्टर्स की रिवीजन रिकॉर्ड करके दूंगा, ठीक है बेटा। और बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वाली क्लास में, किसी क्लास में जो भी आप मुझे बताओगे मैं आपको वाले चैप्टर्स रिवाइज कराऊंगा, ठीक है भाई। चलो टेक केयर, बाय बाय।